नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र ने स्वास्थ्य योजना का तोहफा दिया है जनता को। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनाने की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत शुरुआत हुई। 8 से 10 लाख कर्मचारियों और परिजनों को बनेंगे कार्ड। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत शुरुआत हुई। 8 से 10 लाख कर्मचारियों और परिजनों के कार्ड्स बनकर तैयार होंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने स्वास्थ्य योजना का तोहफा उत्तराखंड वासियों को दिया है। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनने की शुरुआत हो चुकी है। गोल्डन कार्ड से जरिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत भी इस योजना की शुरुआत हुई है, जिनमें 8 से 10 लाख कर्मचारियों और परिजनों के कार्ड बनेंगे, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। हर आदमी मतलब मेरे घर में सिर्फ तो हक से कह सकते हैं भाई, हम जैसे तो हक से ही कहता है। देखते हैं हम बनते हैं 25 दिन। हर आदमी मतलब मेरे घर में सिर्फ तो हक से कह सकते हैं भाई, हम जैसे तो हक से ही कहता है। देखते हैं हम बनते हैं 25 दिन। हर आदमी मतलब मेरे घर में सिर्फ तो हक से कह सकते हैं भाई, हम जैसे तो हक से ही कहता है। देखते हैं हम बनते हैं 25 दिन। हर आदमी मतलब इससे भी वजह से टोटल कवर हो जाएगा या अभी कुछ सब छूटेगा? जो उत्तराखंड की फ़हीम तन्हा है हमारे साथ में। फ़हीम, स्वास्थ्य योजना जो एक नया प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए किस तरीके से ये योजना लाभान्वित उनको करेगी? देखिए पूजा, अभी तक अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकारी कर्मचारी छूट रहे थे और ये मांग की जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। तो सरकार ने ये सरकारी कर्मचारियों को सभी शामिल किया है। तो अब एक तरह से ये माना जाए कि अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, इन तीनों योजनाओं को अगर मिलाकर के हम देखते हैं तो अब राज्य में कोई भी परिवार ऐसा नहीं छूटेगा कि जो स्वास्थ्य योजना से, जो निःशुल्क स्वास्थ्य योजना से ना आच्छादित होता हो। और इसमें इतना जरूर है कि जो राज्य के कर्मचारियों के लिए है, इसमें एक छोटा सा अंशदान उनके वेतन से कटेगा, वो भी बहुत कम है, 250 से 400, 500, 1000 रुपए तक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये सरकार की तरफ से अंशदान काटा जाएगा। लेकिन इस अब योजना के तहत ये माना जाए कि कर्मचारियों को भी, उनके पूरे परिवार को निःशुल्क एक तरीके से कैशलेस स्वास्थ्य योजना मिलेगी। और ये बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, त्रिवेंद्र सरकार का। और इसके जो सीईओ अरविंद चौहान ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अब तक 1 लाख कार्ड 1 महीने के अंदर बनाए जा चुके हैं। तकरीबन 8 लाख से 10 लाख के कार्ड कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों के बनने हैं। तो परिवार इसमें शामिल है, ये बड़ी बात है कर्मचारी के साथ साथ। और आने वाले दिनों में इस योजना का काफी एक सकारात्मक उसका जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो देखने को मिलेगा। जी चलिए फ़हीम, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपका? दीपांजलि शर्मा। मैडम, कितने कार्ड यहाँ रोज बन जाते हैं और कोई दिक्कत तो नहीं आती? स्मूथली लोग आते हैं? नहीं, डेली के 200 कार्ड बन जाते हैं, दिक्कत कुछ नहीं आती। सिर्फ ये होता है कि मतलब सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सब स्मूथली चलता है सब? हाँ जी, सब स्मूथली चलता है। बस फिंगरप्रिंट का होता है, जैसे कोई ओल्ड मैन होता है या बच्चे होते हैं छोटे, तो उनका हम आइरिस से बना देते हैं या फोटो से बना देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या क्या कागज चाहिए होता है इसमें? अगर पेंशन वालों का है तो GRD नंबर चाहिए होता है, आधार नंबर, और अगर आपका एम्प्लॉयज होता है तो एम्प्लॉय ID और आधार। हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 70-80% लोगों के बन चुके हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स के अभी बनने बाकी हैं। और ये जो गोल्डन कार्ड अगर बन जाएंगे तो कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। आप लोग मांग कर रहे थे लंबे समय से। हाँ, तो ये गोल्डन कार्ड बनने से कर्मचारियों को निश्चित ही फायदा होगा। तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बनने में? बन जा रहे हैं जल्दी? बनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टाइमली बन जा रहे हैं। फैमिली मेंबर्स के ही बनवा रहे हैं आप लोग? हाँ, फैमिली मेंबर्स के धीरे धीरे बनवा रहे हैं।
मांग थी, मतलब क्या सोच के मांग थी आप लोगों की? जो मांग जो सोच थी, क्या वो इससे पूरी होगी? मतलब बिल्कुल निश्चित ही इससे हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि कर्मचारी जैसे कर्मचारी और उनके फैमिली मेम्बर्स जब बीमार होते थे तो उनको जो है अपने खर्चे पे इलाज कराना पड़ता था, और इसमें इस सिक्योरिटी में इलाज होगा तो निश्चित ही कर्मचारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम रावत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा ट्वीट में उन्होंने कि आज मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और सिम्टम्स भी नहीं है, अतः डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपना चेकअप कराएं, अपनी जाँच कराएं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजस्व वृद्धि दर को लेकर उठाया सवाल। कांग्रेस सरकार के रहते राजस्व वृद्धि दर 19.5% थी, अब राजस्व वृद्धि दर 7.5% रह गई है। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, अपने आवास पर माल्टा खाओ प्रतियोगिता जो रखी थी उन्होंने, इस दौरान में ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर हरीश रावत ने राज्य के फल और परिधान पर भी बातचीत की। कहा, हमारी सरकार में बेरोजगारी की दर 2-2.5% हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़कर 20% है बेरोजगारी दर। आपने हरीश रावत सरकार को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आप तथ्यों को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आए तो सही, उन्होंने तो जो कांग्रेस के सरकार के लोग थे उनको ये मान लिया है कि ये आ जाएंगे तो पता नहीं हमारी सरकार ही छीन करके ले जाएंगे या क्या मान के चल रहे हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो संकट राज्य के हैं वो सबका संकट है, उन पर आप कांग्रेस या किसी और भाजपा इस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। उनका मिलजुल करके सामना करना पड़ेगा। और राज्य की अर्थव्यवस्था के विषय में मैं 2 साल से निरंतर सचेत कर रहा हूं कि गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, और मैंने कहा, लोगों ने समझा कि मैं 100 प्रशंसा में उस बात को कह रहा हूं कि 2017 में हम 19.5% की राजस्व वृद्धि दर सालाना दे करके गए इनको, 19.5% की। आज घट करके वो 7-7.5% के आसपास आ गई है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। आपने हरीश रावत गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप तथ्यों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम 2.5% की ग्रोथ रेट थी बेरोजगारी की जिस समय दिनेश अग्रवाल से सत्ता छीनी, और आज बेरोजगारी की वृद्धि दर 30% से ऊपर पहुंच गई है। तो ये सामूहिक सवाल हैं, इनको आप हरीश रावत या कांग्रेस का सवाल, प्रीतम सिंह का सवाल न मानिए, इसको सामूहिक राज्य का सवाल मानिए। और तो हरीश रावत ने सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश की बेरोजगारी के मुद्दे पर। तथ्यों के साथ में बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार में 2-2.5% बेरोजगारी थी, लेकिन आज 20% बेरोजगारी है। बेरोजगारी की दर बढ़कर 20% हो गई है। आप सरकार को हमारे नकार सकते हैं, लेकिन तथ्यों को नहीं। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। अभिनव कुमार को दिया गया है एडीजी प्रशासन का भार। नीरू गर्ग को गढ़वाल परिक्षेत्र के डीआईजी के तौर पर चुना गया है। वहीं अरुण मोहन जोशी डीआईजी विजिलेंस पीएससी एटीसी बने हैं। योगेंद्र सिंह रावत को देहरादून का एसएसपी बनाया गया है। तृप्ति भट्ट को टिहरी की एसएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार के पुलिस का मुखिया बनते ही कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार का प्रमोशन एडीजी प्रशासन बनाया गया। 1996 बैच के अभिनव कुमार फिलहाल राज्य में 3रे नंबर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अभिनव कुमार का 1 जनवरी 2021 से प्रमोशन होना था, लेकिन पहले की जिम्मेदारी दे दी गई। इन ताजा जिम्मेदारियों में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डीजीपी की सलाह को अहमियत दी है। देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी को हटा दिया गया है। जोशी को डीआईजी सतर्कता, पीएससी और एटीसी का चार्ज सौंपा गया है। वहीं देहरादून का नया एसएसपी की जिम्मेदारी के तौर पर योगेंद्र सिंह रावत को चुना गया है।
वरिष्ठ आईपीएस नीरू गर्ग को गढ़वाल मंडल का डीआईजी बनाया गया है। नीरू गर्ग पहले ही महिला आईपीएस हैं जो कि राज्य में डीआईजी रेंज तक पहुंची हैं। नीरू गर्ग राजधानी देहरादून की पहली महिला एसएसपी भी रह चुकी हैं और साल 2013 बैच की आईपीएस तृप्ति भट्ट को टिहरी का एसएसपी बनाया गया है। तृप्ति भट्ट की छवि साफ सुथरी है, कड़क आईपीएस महिला हैं। तृप्ति भट्ट इससे पहले एसडीआरएफ के कमांडेंट के पद पर तैनात थे। खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हरिद्वार। आप कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत किया। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि गंगा मैया अलिमल हारिणी पाप नाशिनी माँ गंगा हम अभी मैं माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करके आया हूँ। मुझको यकीन मानिए पिछले 45 मिनट से भव्य दिव्य अनुभूति हो रही है यहाँ पर, और यही गंगा माँ की महिमा है, यही हमारी देवभूमि की महिमा है। मैं कुछ दिन पहले खिंचगाम आश्रम भी गया था, वहाँ भी इस तरह की अनुभूति हुई और मैं यहाँ बैठे ही सोच रहा था कि यही हमारी देवभूमि उत्तराखंड जो है इसकी यही महिमा है, इतनी महान जगह है ये। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या तो इसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए एक ज़मीन बना दिया, जबकि ये पूरी दुनिया के लिए इतना दिव्य अनुभूति का अनुभव हो सकती है, इतनी खूबसूरत जगह है। तो मैं गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ और मैंने की भी कि अब यहाँ हमारी पार्टी की सरकार बने और फिर हम यहाँ जो सपने थे, जो दिव्य का अपना एक अस्तित्व है वो कायम हो। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे यहाँ के निवासियों के लिए भी, पूरे देश के लिए यहाँ से ऊर्जा निकली। अभी उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 580 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत होगी। प्रदेश में कोरोना के कुल 6067 एक्टिव केस। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल 85,267 केस। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा है 90.03%। खबर ऋषिकेश से है, जहां धूमधाम से मनाया गया स्पर्श गंगा का 11वां स्थापना दिवस। शत्रुघ्न घाट पर की गई मां गंगा की आरती के साथ पूजा अर्चना। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इस मौके पर जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में 18 दिसंबर को ये शुरू किया था, इसीलिए 18 दिसंबर की विशेष दिन अल्पसंख्यक समाज के लिए है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या वो संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं और सरकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या उनके अधिकार हैं, ये सब आज के दिन बताया जाता है। और इसीलिए इसका विशेष आयोजन का इसका महत्व ये है कि सब पूरे अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और कहीं उनके साथ किसी धर्म के आधार पर यदि कोई विभेद हो रहा है या भेदभाव किया जा रहा है तो उसके प्रति उनको मालूम होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और इस उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक डोईवाला में कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में अनेकों विकास के कार्य किए हैं और ये अल्पसंख्यक समाज के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अनेकों विकास के कार्यक्रम डोईवाला विधानसभा और पूरे प्रदेश में उन्होंने कराए हैं। तो उनका
देखिए, अनेकों जो यहाँ पे हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, कहीं बाउंड्री वाल है, कहीं वहाँ तक सड़क जाने का कार्य है, कुछ वहाँ के लंगर हाल हैं। इस तरह के अनेकों कार्यक्रमों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है। आज मुझे कहते हुए बड़ी आज खुशी हो रही है कि जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आज ये कार्यक्रम कराया गया, इसमें अल्पसंख्यकों का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है। और इस प्रदेश की सरकार ने, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में अल्पसंख्यक अपने आप को ठगा महसूस नहीं कर रहा है। अल्पसंख्यक समाज में एक अलग सा जोश है, क्योंकि उसे लगा कि आज तक लोगों ने उससे सिर्फ वादे किए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो वादे जो सरकारें करती थी, वो मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार में वो धरातल पे नजर आए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, और सबसे बड़ी प्रदेश की जो अटल आयुष्मान योजना है, जिससे हर गरीब को इलाज मिल रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक है या वो बहुसंख्यक है। तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज को एक बड़ा लाभ उस योजना से मिलता हुआ साफ साफ दिख। महेंद्र सिंह चौहान सहयोगी मेरे साथ हैं। महेंद्र, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे? देखिए, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के कार्यक्रम आयोजित डोईवाला के गुरुद्वारा लंगर हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहना था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के कारण वह कार्यक्रम में नहीं आ पाए। उनके बिना अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कई राज्य मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उनको आज के दिन जो आज दिवस है, उनकी सही जानकारी, उनके अधिकार बताए जाएं, कि जिससे कि वो अपने लाभ से वंचित न रहें और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उनका लाभ ले सकें। और अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो अल्पसंख्यक आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान करा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। ऋषिकेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब द्वारा किया गया आयोजन। 15 लोगों ने शिविर में रक्तदान शिविर लगाया। एम्स ब्लड बैंक की टीम मौके पर मौजूद रही। आज स्पर्श गंगा का 11वां स्थापना दिवस है और यहाँ मुनिगिरेती में हम लोग इस 11वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि 2009 में जब हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो केंद्रीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने यहाँ से स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत मुनिगिरेती से की थी। आज हम लोग यहीं पे आज स्पर्श गंगा अभियान का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 2009 से लगातार स्पर्श गंगा अभियान आगे ही बढ़ रहा है और इस समय हमारी राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती आरुषि पोखरियाल निशंक जी हैं, उनके संयोजन में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हम हर इतवार को 2 घंटे स्पर्श गंगा को देते हैं, गंगा की सफाई करते हैं। ये सारी हमारी टीम, मुनिगिरेती टीम है, ऋषिकेश टीम है, और भी जगह से हमारी टीमें यहाँ पर आई हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर गंगा आरती का भी आयोजन किया है। आज स्पर्श गंगा का 11वां स्थापना दिवस है और यहाँ मुनिगिरेती में हम लोग इस 11वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि 2009 में जब नई टिहरी में टिहरी झील में संचालित साहसिक पर्यटन और झील के आसपास के क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के दृष्टिगत जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाडा इव आशीष श्रीवास्तव ने रेखीय विभाग के अधिकारियों और बोट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। जिलाधिकारी ने बोट यूनियन की मांगों की सुनवाई करते हुए उनकी मांगों का भी निस्तारण किया। जिला प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियों से अछूते प्रतापनगर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और भी कुछ मुद्दे थे, उन पे चर्चा हुई। बट बेसिकली जो पूरे उस एरिया के टूरिज्म को प्रतापनगर और घाट पर्वत और जो भी वहाँ ट्रेकिंग रूट्स वगैरह का डेवलप किया जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, क्योंकि अभी जो टिहरी झील में बोटिंग वगैरह का विकास हुआ है उससे प्रतापनगर अछूता है। तो उस पर एक चर्चा हुई है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ किस किस पॉइंट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ताकि बोट से प्रतापनगर और फिर आगे ट्रैक ले जा करके और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से रोड हेड से गाड़ियाँ पिक करके टूरिस्ट को उस एरिया में ले जा सके, ताकि प्रतापनगर एरिया का भी डेवलपमेंट हो। इसके अलावा उनको अवगत कराया गया कि लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर प्रस्तावित है, किस किस जगह पर हम लोग अभी चर्चा इस पर प्रारंभिक स्टेज पर है। हाउस बोट भी अगर यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर पाए, कुछ मैनुअल एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कर पाए हम छोटे छोटे एरियाज़ में, तो इन सब चीज़ों पे वृहद चर्चा हुई। अच्छी पहल डीएम मैम ने करी कि एक बोट यूनियन के साथ एक विशेष बैठक कर जो भी आगे आने वाली जो नई गतिविधियां हैं उन पे ध्यान, जैसे हाउस बोट हो, पैरासेलिंग हो या लेजर लाइट्स हो, इन सब पे चर्चा करी। साथ ही साथ
जो आने वाले टाइम पे जो जैसे ट्रैकिंग रूट बनेंगे या प्रताप नगर या जैसे मतलब किसी भी चीज़ को विकसित करना है तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों को जोड़ता है, प्रताप नगर और टिहरी को कहीं ना कहीं बोट व्यवसाय जोड़ता है। तो इन दोनों में आसपास में कैसा व्यवसाय बने ताकि इधर प्रताप नगर वाले जो लोग हैं वो भी इस टिहरी झील का लाभ ले सकें और टिहरी वाले भी ले सकें। तो इसमें कई तरीके जैसे कुछ लोगों को लाल कुआं के हल्दचौड़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे का अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते दुकानें तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। ऐसे में हाईवे के अधिकारियों ने कई लोगों को मुआवजा दिया है तो कई गरीबों को इस ठंड में बेघर भी कर दिया। ऐसे में गरीब लोग अब जाएंगे कहां? कैसे ठंड के इस मौसम में वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी हैं, क्योंकि जब किसी का आशियाना उजड़ता है तो तकलीफ बहुत होती है।